हेलो नमस्कार एंड वेलकम एवरीबॉडी। वेलकम टू अवलोकन आईएएस। माय नेम इज सुदर्शन मिश्रा। और अभी हम पढ़ रहे हैं पीटी 365 में पॉलिटी का सेक्शन। लास्ट लेक्चर में हमने एससी एसटी एट्रोसिटीज का देखा था। अब उसके आगे यूएसए प्रेसिडेंशियल इलेक्शन भी न्यूज में था, तो उसके रिगार्डिंग हम देखेंगे। ठीक है। और यूएसए प्रेसिडेंशियल इलेक्शन न्यूज में था, तो यूएसए से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस आते हैं स्टेट केसेस में, तो ज्यादातर चांसेस होते हैं इसके आने के। और यूपीएससी में भी इन्होंने पूछा हुआ है, यूएसए से रिगार्डिंग चीजें पूछते रहते हैं। तो प्रेसिडेंशियल इलेक्शन थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। और दूसरी चीज, ये कंपैरिजन के फॉर्म में दिया हुआ है यूएसए और इंडिया के प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस का। तो कंपैरिजन वैसे प्रीलिम्स में तो कम पूछा जाता है, ऐसा नहीं नहीं पूछा जाता, पूछा तो जाता है पर कम पूछा जाता है। ये मेंस में ज्यादा पूछा जाता है ये क्वेश्चन, इस तरह के क्वेश्चन। तो हम इसको कवर करेंगे फिर भी, क्योंकि ऐसा नहीं है कि नहीं पूछा जाएगा, चांसेस हैं पूछे जाने के, तो इसीलिए इसको छोड़ेंगे नहीं, कवर करेंगे अपन। तो शुरू करते हैं फिर। सबसे पहले देखते हैं कि यूएसए में जो प्रेसिडेंट का इलेक्शन होता है वो होता कैसे है। तो देखो, यूएसए प्रेसिडेंट का इलेक्शन डायरेक्ट पॉपुलर वोट से नहीं होता, बल्कि इलेक्टोरल कॉलेज के थ्रू होता है। अब ये इलेक्टोरल कॉलेज है क्या? तो इलेक्टोरल कॉलेज जो है वो एक इंटरमीडिएरी बॉडी है, जिसमें टोटल 538 यानी 538 इलेक्टर्स होते हैं। जिसमें और उन 538 इलेक्टर्स में से 100 जो होते हैं सीनेट मेंबर्स होते हैं। और सीनेट मेंबर्स जो होते हैं, हर उनके यूएसए के 50 स्टेट्स हैं, और 50 स्टेट में से हर स्टेट का दो बंदा होता है, यानी टोटल 100 से 50 to 200 सीनेट मेंबर्स हो गए। ठीक है। और उसमें 435 जो होते हैं, बाकी उसके बाद फिर 538 के बाद फिर 100 का हिसाब हो गया, फिर 435 वाले जो होते हैं, 435 हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव मेंबर्स होते हैं। ठीक है। और इस अब हमारे पास 535 का हिसाब किताब हो गया। अब 535 के बाद फिर तीन और बचे, तो तीन आते हैं डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया से के इलेक्टर्स होते हैं वो। ठीक है। और डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया के तीन इलेक्टर्स एज पर द 23rd अमेंडमेंट उसके अकॉर्डिंग वो होते हैं। ठीक है। तो प्रेसिडेंट बनने के लिए उस इस हिसाब से प्रेसिडेंट बनने के लिए हमारे मतलब यूएसए में मिनिमम 270 इलेक्टोरल वोट्स होने चाहिए। ठीक है। और इंटरेस्टिंग बात ये है यहाँ पे कि वोटर्स जो है डायरेक्टली प्रेसिडेंट को वोट नहीं करते हैं। हर स्टेट के वोटर्स अपने स्टेट के इलेक्टर्स को वोट करते हैं, और जो फिर बाद में प्रेसिडेंट को इलेक्ट करते हैं। यानी कि ये एक टू स्टेप प्रोसेस है। ठीक। तो रीसेंट एग्जांपल से समझें तो नवंबर 2024 के इलेक्शन में ट्रंप को 270 प्लस इलेक्टोरल वोट्स मिले, इसलिए वो विनर डिक्लेयर किए गए। ठीक है। चाहे पॉपुलर वोट में कितना भी डिफरेंस रहा हो, लेकिन उन्होंने उन्होंने 270 का बेंचमार्क क्रॉस किया है, तो वो प्रेसिडेंट बने। ठीक है। यूएसए वर्सेस इंडिया में प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस के की डिफरेंसेस देख लेते हैं। तो इलेक्टोरल कॉलेज कंपोजिशन के बारे में बात करें, तो जैसा कि यूएसए का मैंने बता दिया, 538 538 इलेक्टर्स बेस्ड ऑन कांग्रेचुनल रिप्रेजेंटेशन होते हैं। इंडिया में जो है इलेक्टोरल कॉलेज जो होता है वो इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट होते हैं, दोनों हाउसेस के। और स्टेट्स की जो इलेक्टेड मेंबर्स होते हैं, इंक्लूडिंग दिल्ली एंड पुडुचेरी, वो भी इलेक्टोरल कॉलेज को कंस्टिट्यूट करते हैं। ठीक है। और इम्पोर्टेंट बात आपको ये नोट करने की जरूरत है इसमें कि इंडिया में जो है जो नॉमिनेटेड मेंबर्स होते हैं किसी भी हाउस के, चाहे पार्लियामेंट के हों, चाहे लेजिस्लेटिव असेंबली के हों, स्टेट के हों, या फिर दिल्ली पुडुचेरी में जो अगर नॉमिनेटेड मेंबर्स हैं, तो उनके भले वहां के क्यों ना हो, तो वो वोट नहीं कर सकते, सिर्फ इलेक्टेड मेंबर्स ही वोट देते हैं। ठीक है। अच्छा, लेकिन इम्पीचमेंट में वो रहते हैं नॉमिनेटेड मेंबर्स। ठीक है। इम्पीचमेंट के टाइम में स्टेट वाले मेंबर्स नहीं होते हैं, पार्लियामेंट के ही होते हैं, और उसमें नॉमिनेटेड मेंबर्स भी होते हैं include। ठीक है। तो ये डिफरेंस है। और ये आई होप आपको याद होगा, ये मैंने पढ़ाया हुआ है इलेक्टोरल कॉलेज जो समझा रहा था मैं, तो पॉलिटी बूस्टर सीरीज में ही। पॉलिटी बूस्टर सीरीज में आपको बहुत ज्यादा ही चीजें मिल जाएंगी यहाँ से। और ठीक है, अगर आपने उसको पढ़ा होगा तो आपके लिए ये केक वॉक एक तरह से होगा, ये जितना भी पीटी 365 का है, क्योंकि ज्यादातर चीजें मैंने उधर समझा दी हैं। जो कुछ करंट अफेयर्स रिगार्डिंग है वो मैं इधर समझा ही रहा हूँ। फिर नेक्स्ट पैरामीटर पे आते हैं, गवर्निंग एक्ट रूल्स पे। और रूल्स का जो डिफरेंस है दोनों के में, यूएसए में क्या होता है कि हर स्टेट अपने इलेक्शन रूल्स एस्टेब्लिश करता है। ये यूएसए का डिसेंट्रलाइज सिस्टम को रिफ्लेक्ट करता है। ठीक है, कि हर स्टेट अपना इलेक्शन रूल एस्टेब्लिश कर सकता है। और इंडिया में जो है प्रेसिडेंशियल और वाइस प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस एक्ट 1952 के तहत ये सेंट्रली गवर्न होता है। मतलब एक ही रूल रहेगा, हर स्टेट का अलग अलग रूल नहीं हो सकता। ठीक है। उसके बाद फिर नॉमिनेशन प्रोसेस क्या है यूएसए में, कैंडिडेट्स प्राइमरीज और कर्सरीज के थ्रू, ठीक है, कॉकसेस के थ्रू, ठीक है, पार्टी नॉमिनेशन सिक्योर करते हैं। इंडिया में
प्रेसिडेंशियल इलेक्शन को कम से प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट को कम से कम 50 इलेक्टर्स और 50 प्रपोजर्स चाहिए होता है। ठीक है, और 50 इलेक्टर्स एज सेकेंडर्स का सिग्नेचर भी चाहिए होता है नॉमिनेशन पेपर पे। फिर इलेक्शन मेथड के पैरामीटर पे देखते हैं क्या डिफरेंस है। यूएसए में जो है ज्यादातर स्टेट्स जो है वो फॉलो करते हैं विनर टेक्स ऑल अप्रोच। मतलब जो कैंडिडेट स्टेट में मेजोरिटी जीत जाता है उसे उस स्टेट के सारे इलेक्टोरल वोट्स मिल जाते हैं एक्सेप्ट मायने एंड नेब्रास्का का। ठीक है, ये वहाँ के स्टेट्स हैं। और इंडिया में क्या है, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम है विद सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम, और वोटिंग सीक्रेट बैलेट से होती है। तो प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम भी मैंने समझाया, इसको दोबारा मैं नहीं जाऊंगा क्योंकि काफी थोड़ा लेंदी हो जाएगा, 4-5 मिनट खींच लेगा इसी में। बिग डिफरेंस इन दोनों में ये है कि यूएसए में कैंडिडेट पॉपुलर वोट्स जीते बिना भी प्रेसिडेंट बन सकता है, जैसे 2016 में डोनाल्ड ट्रंप जीता था। ठीक है, और इंडिया में कैंडिडेट को मिनिमम 50% +1 वोट जीतना जरूरी है। ठीक है, फिर वोट काउंटिंग प्रोसेस क्या है। यूएसए में सिग्निफिकेंटली थोड़ा लंबा प्रोसेस होता है, प्रोलॉन्ग्ड होता है ड्यू टू पेपर बैलेट्स और मेल इन वोटिंग की हैंडलिंग। और इंडिया हमारा इस मामले में हम काफी फास्ट हैं। ठीक है, हम ईवीएम का यूज करते हैं जिससे वोटिंग प्रोसेस काफी फास्ट हो जाती है। और इसमें क्या कहते हैं, वोट्स के बेकार होने का भी चांसेस बहुत कम होता है। ठीक है, हालांकि सवाल उठते रहते हैं ईवीएम्स के बारे में, लेकिन जब उनको प्रूव करने की बात कही जाती है कि आप अपनी बात को प्रूव करिए कि ईवीएम्स खराब है, तो उस समय कोई नहीं आता। तो सवाल तो ऐसे ही उठाते रहेंगे सब। ठीक है, तो उसके बाद में फिर नेक्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंशिएशन पे आते हैं, किस चीज पे है, फ्रीक्वेंसी ऑफ इलेक्शन। यूएसए में हर 4 साल पे ऑन अ फिक्स शेड्यूल उनका इलेक्शन होता ही है। ठीक है, और इंडिया में क्या होता है, हर 5 साल पे होता है। एक्सेप्ट इन कोई अगर एक्सेप्शनल केस हुआ तो फिर हो सकता है, जैसे प्रेसिडेंट की कुछ प्रॉब्लम हुई, उन्होंने रिजाइन कर दिया, या फिर कुछ ऐसे अनटूवर्ड्स इंसिडेंट्स हो गए तो वो पहले इलेक्शन होने के चांसेस होते हैं। ठीक है, या फिर उनका इम्पीचमेंट हो गया, कुछ भी हो गया, तो तभी उस केस में वो एक्सेप्शनल केसेस होते हैं। नहीं तो नॉर्मली हर 5 साल पे उनका भी इलेक्शन होता है। ठीक है, उसके बाद में रनिंग मेट जो होते हैं, प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में अपना रनिंग मेट यानी उनका वाइस प्रेसिडेंट वो खुद चूज कर सकते हैं। ठीक है, और इंडिया में वाइस प्रेसिडेंट के लिए सेपरेट इलेक्शन होता है। ठीक है, तो ये हो गया। उसके बाद फिर कुछ एक और वो भी देख लेते हैं कि इलेक्टोरल कॉलेज सिस्टम के प्रोस एंड कॉन्स क्या क्या है। तो प्रोज देखो ये है कि स्मॉलर स्टेट्स को रिप्रेजेंटेशन मिलता है, टू पार्टी सिस्टम को ये स्ट्रेंथन करता है, और हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस, फाउंडिंग फादर्स ने इनका डिजाइन किया था, तो हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस अलग है। कॉन्स क्या क्या है इसमें, पॉपुलर वोट विनर जीत नहीं मतलब वो हार भी सकता है, जीत को जरूरी नहीं कि वो जीते ही। स्विंग स्टेट्स पर एक्सेसिव फोकस होता है, और सिस्टम आउटडेटेड लगता है मॉडर्न डेमोक्रेसी में, क्योंकि मॉडर्न डेमोक्रेसी में नॉर्मली यही देखा जाता है कि जो पॉपुलर है वही जीतना भी चाहिए। ठीक है, और रीसेंट यूएसए इलेक्शंस के कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स बता देता हूँ मैं। 2024 के इलेक्शन में डोनाल्ड ट्रंप ने कमबैक किया है आफ्टर लूजिंग इन 2020 टू जो बाइडेन। ठीक है, ट्रंप अब यूएसए के 47वें प्रेसिडेंट होंगे हैं। ठीक है, और ये उनका सेकंड टर्म है। ठीक, पहला टर्म उनका 2017 से 2021 तक था। 2016 में इलेक्शन हुआ है, लेकिन वो 2017 से 2021 तक उनका पहला टर्म था। ठीक है, इंटरेस्टिंगली 2016 में भी ट्रंप ने इलेक्टोरल कॉलेज जीता था, जबकि उस समय हिलेरी क्लिंटन जो थी उन्होंने पॉपुलर वोट जीता था। तो ये अमेरिकन सिस्टम की यूनिक फीचर है जो इंडिया में पॉसिबल नहीं है। फिर इंडिया की जो सिस्टम है प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन पर बेस्ड है, और इट इज मोर डायरेक्ट एज कम्पेयर टू यूएसए। ठीक है, हमारे सिस्टम में जो है पॉपुलर मैंडेट को ज्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है। और डेमोक्रेसी में देखो यार, होना भी वही चाहिए कि जनता की जो इच्छा है वही रूल करे। इसका मतलब ये नहीं कि इलेक्टोरल कॉलेज सिस्टम खराब हो जाता है। थोड़ा आउटडेटेड है, लेकिन हाँ वो भी डेमोक्रेसी का ही एक मतलब तरीका है, इलेक्शन का ही तरीका है, तो कोई खराब नहीं है वो। दोनों सिस्टम के अपने प्रोज एंड कॉन्स हैं, लेकिन अल्टीमेट गोल वही सेम है कि डेमोक्रेटिक प्रोसेस को इंश्योर करना और पीपल की रिप्रेजेंटेशन को मेंटेन करना। ठीक है, फिर नेक्स्ट टॉपिक पे हम आते हैं, क्लीमेंसी पावर्स ऑफ प्रेसिडेंट एंड यूएसए। ठीक है, ये टॉपिक आजकल हेडलाइन में भी है क्योंकि रिसेंटली यूएस के प्रेसिडेंट मतलब जो एक्स प्रेसिडेंट थे जो बाइडेन ने अपने बेटे को अनकंडीशनल पार्डन ग्रांट किया था। आपको याद होगा तो वो किसी केस में फंसे हुए थे, शायद ड्रग्स के केस में या किसी केस में फंसे हुए थे।
तो उनको अनकंडीशनल क्योंकि प्रेसिडेंट के पास पार्डनिंग की पावर्स होती हैं, इंडिया में भी है, यूएस में भी है। तो उन्होंने अपने ही बेटे को अनकंडीशनल पार्डन ग्रांट कर दिया था। ठीक है, जैसे जिसपे हाँ, उनके ऊपर फेडरल टैक्स वायलेशन का चार्जेस था, सॉरी, गन कन्विक्शंस थे, ड्रग्स के नहीं, टैक्स वायलेशन और गन कन्विक्शंस थे उनके ऊपर। ठीक है, तो उसको माफ कर दिया था यूएस प्रेसिडेंट ने। ठीक है, तो अब देखते हैं क्लीमेंसी पावर होती क्या है। तो क्लीमेंसी पावर बेसिकली प्रेसिडेंट का वो पावर होता है जिससे वो किसी कन्विक्टेड पर्सन को माफी दे सकता है और उनकी सेंटेंस को, या तो फिर उनकी सेंटेंस को रिड्यूस कर सकता है, या उनकी कन्विक्शन को पूरी तरह से खत्म कर सकता है। ठीक है, ये पावर जो होती है दोनों कंट्रीज के प्रेसिडेंट्स को होती है, लेकिन इनमें कुछ मेजर डिफरेंसेस हैं। तो इन डिफरेंसेस को समझते हैं। क्या 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 डिफरेंस है, ये डिफरेंसेस की एट्रीब्यूट्स होंगी, मतलब पैरामीटर्स, और ये इंडियन प्रेसिडेंट और यूएसए प्रेसिडेंट का कंपनी है। ठीक है, तो सबसे पहला है सोर्स ऑफ पावर। सबसे पहला एट्रीब्यूट जो है सोर्स ऑफ पावर। तो इंडियन प्रेसिडेंट को में इंडिया में जो है प्रेसिडेंट को क्लेमेंसी पावर आर्टिकल 72 से मिलता है, और इस आर्टिकल के थ्रू प्रेसिडेंट क्रिमिनल केसेस में सेंटेंस सस्पेंड, रिमिट या कंज्यूमेट कम्यूट कर सकते हैं, सॉरी। और यूएसए प्रेसिडेंट जो है वो अमेरिका में प्रेसिडेंट को ये पावर आर्टिकल 2 सेक्शन 2 ऑफ यूएस कॉन्स्टिट्यूशन से मिलता है उनको। और यूएस कॉन्स्टिट्यूशन क्लियरली कहता है कि प्रेसिडेंट फेडरल ऑफेंसेस के लिए पार्डन्स और रिप्राइव ग्रांट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये तो स्कोप हो गया। सॉरी, स्कोप क्या है इस पावर की, मतलब इनके पावर्स की रेंज क्या है। तो हमारे प्रेसिडेंट जो हैं उनका पावर बहुत वाइड है। वो न सिर्फ यूनियन और फेडरल लॉज के अंडर क्राइम्स को पार्डन कर सकते हैं, बल्कि स्टेट क्राइम्स को भी पार्डन करने की उनके पास पावर है। ठीक है, यानी कि इंडियन प्रेसिडेंट का पावर का स्कोप ज्यादा एक्सटेंसिव है। यूएसए प्रेसिडेंट का, इंटरेस्टिंगली, यूएसए के प्रेसिडेंट का पावर जो है रिगार्डिंग लिमिटेड है। वो सिर्फ फेडरल क्राइम्स को ही पार्डन कर सकते हैं, स्टेट क्राइम्स को नहीं। स्टेट क्राइम्स के मामले में रिस्पेक्टिव स्टेट की गवर्नर्स को पार्डनिंग का पावर होता है। ठीक है, फिर नेक्स्ट पैरामीटर डेथ पेनल्टी का है। इंडियन प्रेसिडेंट जो है, हमारे प्रेसिडेंट डेथ सेंटेंसेस को पार्डन कर सकते हैं, चाहे वो सेंट्रल लॉज के थ्रू दी गई हो या स्टेट लॉज के थ्रू। यूएसए में यूएसए प्रेसिडेंट सिर्फ फेडरल डेथ को ही पार्डन कर सकते हैं, स्टेट डेथ को नहीं, स्टेट डेथ सेंटेंसेस को नहीं। ठीक है, तो स्टेट डेथ सेंटेंसेस के मामले में जो पार्डनिंग का पावर होता है वो गवर्नर्स के पास होता है। ठीक, फिर रोल ऑफ एग्जीक्यूटिव ब्रांच अगर देखें तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का रोल जो है इंडियन प्रेसिडेंट में, सुप्रीम कोर्ट ने मारूराम वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस में ये क्लियरली होल्ड किया है कि इंडियन प्रेसिडेंट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के एडवाइस पर ही एक्ट करते हैं और अपने डिस्क्रिशन से एक्ट नहीं कर सकते हैं। आर्टिकल 74 कहता है कि प्रेसिडेंट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की एडवाइस फॉलो करेंगे। ठीक है, और यूएसए प्रेसिडेंट के केस में क्या होता है कि कंप्लीट कॉन्ट्रास्ट में होता है ये चीजें। यूएसए प्रेसिडेंट अपने डिस्क्रिशन से एक्ट कर सकते हैं, उनको कैबिनेट या किसी और बॉडी की अप्रूवल या एडवाइस लेने की जरूरत नहीं होती। यही रीजन है कि यूएस प्रेसिडेंट बाइडेन ने डायरेक्टली अपने बेटे को पार्डन कर दिया था विदाउट एनी फॉर्मल अप्रूवल प्रोसेस। फिर जुडिशियल रिव्यू अगर देखते हैं तो जुडिशियल रिव्यू का कोर्ट क्या कर सकते हैं दोनों में, दोनों कंट्रीज में। एक तो इंडियन प्रेसिडेंट के केस में इंडिया में लिमिटेड जुडिशियल रिव्यू होता है। कोर्ट प्रोसेस को एग्जामिन कर सकते हैं कि प्रॉपर प्रोसीजर फॉलो हुआ है कि नहीं, लेकिन जनरेटेड डिसीजन के मेरिट पर क्वेश्चन नहीं कर सकते वो कोर्ट्स। ठीक है, यूएसए में क्या होता है, यूएसए में भी कोर्ट्स पार्डन को रिव्यू कर सकते हैं, स्पेशली अगर सस्पेक्टेड करप्शन या पावर का अब्यूज हो। लेकिन जनरली कोर्ट्स इंटरफेयर नहीं करते हैं अनलेस कोई सीरियस कॉन्स्टिट्यूशनल इशू ना हो। ठीक है, लिमिटेशंस में क्या क्या रिस्ट्रिक्शंस हैं इन दोनों के ऊपर। तो इंडियन प्रेसिडेंट, में हमारे प्रेसिडेंट जो है किसी ऐसे पर्सन को पार्डन नहीं कर सकते जिसे पार्लियामेंट ने इम्पीच किया हुआ हो। ठीक है, और यूएसए प्रेसिडेंट किसी भी ऐसे पर्सन को पार्डन नहीं कर सकते जिसे कांग्रेस कांग्रेस ने इम्पीच या कन्विक्ट किया हो। ठीक है, कुछ रिसेंट कंट्रोवर्सीज भी हैं इसकी वजह से न्यूज में। तो हंटर बाइडेन वाला केस है कि एक कंट्रोवर्शियल एग्जांपल जिसमें यूएस प्रेसिडेंट ने अपने फैमिली मेंबर को ही पार्डन कर दिया था। तो हिस्टोरिकली यूएसए प्रेसिडेंट्स ये ने ऐसे कंट्रोवर्शियल पार्डन दिए हुए हैं, तो ये कोई नई बात नहीं है वहाँ पे। ठीक है, जैसे प्रेसिडेंट जेराल्ड फोर्ड ने अपने रिचार्ड निक्सन को पार्डन किया था। ठीक है, फिर प्रेसिडेंट बिल क्लिंटन ने लास्ट डे ऑफ ऑफिस पर मार्क रिच को पार्डन कर दिया। फिर प्रेसिडेंट ट्रंप ने अपने प्रेसिडेंसी के लास्ट डेट में मल्टीपल कंट्रोवर्शियल पार्डन दिए थे। तो कोई नई चीज नहीं है। और इंडिया में भी कंट्रोवर्शियल केसेस आते रहते हैं जहाँ प्रेसिडेंट्स ने मर्सी पिटिशन पर डिसीजन दिए, स्पेशली डेथ पेनल्टीज के केस में।
तो ये हो गया। फिर नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं, 51st चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। ठीक है, अभी अब कुछ दिन बाद फिर 52nd भी हो जाएंगे, तो ये थोड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है। अ, फिर- देखो, अभी जो करंट चीफ जस्टिस है जस्टिस संजीव खन्ना। ठीक है, तो संजीव खन्ना 51st चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के रूप में के रूप में उन्होंने शपथ ली है। और ये शपथ जो है राष्ट्रपति भवन में एक सेरेमनी के दौरान प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने दिलवाई है। मगर ये देखते हैं कि चीफ जस्टिस बनता कौन है। तो सिंपल लैंग्वेज में बताएं तो सुप्रीम कोर्ट का सबसे सीनियर जज जो है, जो इस रोल के लिए फिट माना जाता है, उसे यूजुअली चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनाया जाता है। ठीक है, और रिटायरिंग सीजेआई जो है वो रिकमेंडेशन देते हैं कि नेक्स्ट सीजीआई कौन होंगे। जैसे अभी जो रिटायरिंग चीफ जस्टिस हैं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है संजीव खन्ना, वो बी आर गवई की रिकमेंडेशन लिखी गई, क्योंकि उसके उनके बाद फिर सीनियर मोस्ट वही है। ठीक है, तो और एक और चीज है कि अभी ये चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और सुप्रीम कोर्ट काफी ज्यादा न्यूज में भी रहा है, अभी एक दो कमेंट्स की वजह से। एक एमपी ने कुछ कमेंट किया था। ठीक है, तो उसके रिगार्डिंग भी न्यूज में रहा है, तो इसको आप इग्नोर नहीं करो, आप इसको भी पढ़ ही लेना अच्छे से। ठीक है, तो इंटरेस्टिंग फैक्ट्स इसके देख लेना कि फैक्ट ये। और अच्छा, कंट्रोवर्शियल फैक्ट्स मत देखना कि कंट्रोवर्शियल फैक्ट्स से रिगार्डिंग क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। ये पूछा ज्यादा से ज्यादा चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का इलेक्शन का अपॉइंटमेंट कैसे होता है ये पूछा जा सकता है, कोलिजियम के बारे में सवाल पूछे जा सकते हैं। जजेस केस, 4 जजेस केस हुए हैं। ठीक है, तो वो जजेस केस कौन कौन से हैं, कौन कौन से ईयर में है, कौन कौन से जजेस केस का क्या क्या वर्डिक्ट रहा है, तो ये सब देख लेना, इसे जरूरी है। इसको आप इग्नोर करने का रिस्क नहीं ले सकते। ठीक है, स्पेशली जब हमें पता हो कि हाँ इस चीज से पूछा जा सकता है। तो हाँ, तो फिर हाँ, सिंपल लैंग्वेज में अगर हम बात करें अपॉइंटमेंट ऑफ सीजीआई का, तो सीनियर मोस्ट जज को बनाया जाता है, ये तो मैंने बता दिया। ठीक है, लेकिन ये कन्वेंशन ब्रीच भी हुई थी, 1964 में ब्रीच हुई थी, 1973 में ब्रीच हुई थी, और 1977 में ब्रीच हुई। ये कंट्रोवर्शियल बात है, अभी न्यूज में काफी ज्यादा चला है, तो उसको आप सेफली इग्नोर कर सकते हो, नहीं पूछा जाएगा। हाँ, कौन कौन चीफ जस्टिस अपॉइंट हुए थे ये पूछा जा सकता है, 64, 73 या 77 का, ये नाम याद रखना, ये फैक्चुअल हो जाता है, भले कंट्रोवर्शियल है लेकिन फैक्चुअल है, तो इसको पूछ सकते हैं। ठीक है, फिर लॉ मिनिस्टर ये रिकमेंडेशन मांगते हैं। फिर प्राइम मिनिस्टर को भेजा जाता है वो रिकमेंडेशन, और वो फाइनली प्रेसिडेंट को एडवाइस करते हैं कि हाँ इनको चीफ जस्टिस नेक्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनाना है। ठीक, और आर्टिकल 124 टू के तहत हर सुप्रीम कोर्ट जज को प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं, और वो 65 साल की उम्र तक अपने पोजीशन पर बने रहते हैं। ठीक है, उसके बाद में फिर नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं, सीजीआई के रोल क्या क्या है। हालांकि ये जब मैंने सुप्रीम कोर्ट पढ़ाया था तब ये सब चीज पढ़ा दिया था, लेकिन फिर भी एक बार रिवीजन के लिए बोल देता हूँ। ही इज फर्स्ट अमंग द इक्वल्स, यानी 1997 के स्टेट ऑफ राजस्थान वर्सेस प्रकाश चंद केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो है जुडिशरी के हेड है, लेकिन दूसरे जजेस पर इनका कोई सुपीरियर जुडिशियल पावर नहीं है। सारे जजेस में सारे जज बराबर हैं, और उन बराबर में सबसे पहले यही है। ठीक है, फिर दूसरा मास्टर ऑफ द रोस्टर की बात है, तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एक्सक्लूसिव पावर रखते हैं कि कौन से बेंच में कौन से केसेस की सुनवाई होगी। ठीक है, ये उनका स्पेशल राइट होता है। फिर कोलिजियम के हेड की बात करें तो वो कोलिजियम चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ही कोलिजियम को हेड करते हैं। कोलिजियम काफी न्यूज में भी रहता है। ठीक है, अपने ओपेक रिक्रूटमेंट प्रोसेस की वजह से, तो वो हेड चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ही कर रहे होते हैं। ठीक है, और जजेस की अपॉइंटमेंट और ट्रांसफर्स कोलिजियम से होती है, तो वो भी वही करते हैं। फिर एडमिनिस्ट्रेटिव हेड है, आर्टिकल 146 के तहत चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ही सुप्रीम कोर्ट के ऑफिसर्स और सर्वेंट्स को अपॉइंट करते हैं, तो इसीलिए वहाँ के एडमिनिस्ट्रेटिव हेड भी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ही है। कोलिजियम सिस्टम के बारे में देख लेते हैं थोड़ा, और कि ये वर्क कैसे करता है। सुप्रीम कोर्ट अपॉइंटमेंट्स के लिए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया प्लस सुप्रीम कोर्ट के 4 सीनियर मोस्ट जजेस होते हैं उसमें। ठीक है, फिर हाई कोर्ट के अपॉइंटमेंट्स के लिए हाई कोर्ट कोलिजियम होता है, जिसमें चीफ जस्टिस प्लस 2 सीनियर मोस्ट जजेस प्लस सुप्रीम कोर्ट का कोलिजियम होता है, जिसमें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया प्लस 2 सीनियर मोस्ट जजेस होते हैं। ठीक है, ये सिस्टम जो है जजेस केस 1980 1981 1993 और 1998 से इवॉल्व हुआ है। तो ये जो 3 जजेस केस मैं बोल रहा हूँ, तो और फोर्थ जजेस केस जो है मैं बता दे रहा हूँ, वो एनजेएसी को कहते हैं। ठीक है, जो एनजेएसी वाला मैटर नल एंड वॉइड हुआ था 2015 में, नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट्स काउंसिल एनजेएसी। ठीक है, जिसका न्यूज में आपने काफी नाम सुना होगा। तो फोर्थ जजेस केस को कहते हैं, और बाकी ये 3 जजेस केस जो है 1981 का, 1993 का और 1998 का, इसके बारे में आप पढ़ो। ठीक है, ये आपको मिल जाएगा लक्ष्मीकांत के नए एडिशन में।
और जिनके पास पुराना एडिशन है तो उसमें भी मिल जाएगा, बस उसमें थोड़ा खोजना पड़ेगा कुछ चीफ जस्टिस, सॉरी, सुप्रीम कोर्ट वाले चैप्टर्स में जा करके। ठीक है। तो उसके बाद फिर देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक, कोलिजियम सिस्टम इवॉल्व विद, अच्छा इसमें दिया भी हुआ है फर्स्ट जजेस केस क्या है, सेकंड जजेस केस क्या है, थर्ड जजेस केस क्या है, उनके स्पेशल रूलिंग्स क्या थी। ठीक है, तो अच्छा है कोई यही मिल गया। लेकिन फिर भी इसको पढ़ लेना, इसका नोट्स बना लेना, इसको रट्टा मार लेना, भूलना नहीं इसको। तो रट्टा मारने के लिए मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि चांसेस ज्यादा हैं इस बार पूछा जाए। तो अच्छा, फिर अब देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक, इम्पीचमेंट ऑफ जज। जज को इम्पीच कैसे करते हैं। तो देखो, राज्यसभा में इलाहाबाद हाई कोर्ट के एक जज को इम्पीच करने का मोशन सबमिट किया गया है। तो इम्पीचमेंट प्रोसेस को जो समझते हैं, इसमें जज को अकाउंटेबल बनाने और जुडिशियल इंटीग्रिटी को मेंटेन करने के लिए प्रोसेस किया जाता है, और कम से कम 100 लोकसभा मेंबर्स या 50 राज्यसभा मेंबर्स का सिग्नेचर चाहिए होता है। ठीक है। अगर एडमिट हो गया तो 3 मेंबर कमिटी इन्वेस्टिगेट करती है, दोनों हाउसेज में स्पेशल मेजोरिटी चाहिए होती है, प्रेजेंट एंड वोटिंग मेंबर्स का 2/3 प्लस टोटल मेंबरशिप ऑफ द मेजोरिटी। ठीक है। और फाइनल अप्रूवल उनको हटाने की प्रेसिडेंट से मिलती है। और इसके रिगार्डिंग इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि इंडिपेंडेंस के बाद से अब तक 6 इम्पीचमेंट अटेम्प्ट हुए हैं, लेकिन एक भी सक्सेसफुल अटेम्प्ट नहीं हुआ है अभी तक, मतलब कोई भी जज को इम्पीच नहीं किया गया है। ठीक है। तो ये आपका इम्पीचमेंट प्रोसेस हो गया। इम्पीचमेंट प्रोसेस भी मैंने समझाया हुआ है, तो वही चीज ये दी हुई है, इसमें और कुछ नहीं है। एडहॉक जजेस के बारे में देखते हैं, फिर प्रिजन रिफॉर्म्स भी देखेंगे। तो एडहॉक जजेस के बारे में, हमारे देश में आपको पता ही है बहुत ज्यादा केसेस हैं। पेंडेंसी इतनी ज्यादा है कि मतलब सुप्रीम कोर्ट को टाइम टू टाइम हॉलीडे लेना पड़ता है। केसेस से थक हार करके बेचारे हॉलीडे लेते हैं कि थोड़ा दिमाग शांति हो। तो और ये एक्चुअल में अभी समर हॉलीडेज आएगी, बेचारे सही में इतने सारे इतना ज्यादा काम करते हैं, तो हॉलीडे तो उनका बनता है। तो तो इसीलिए इस तकरीबन 4.5 करोड़ केसेस पेंडिंग है अपने देश में। और ये सुनकर सुनकर भी थोड़ा वो लग रहा हो कि इतने ज्यादा कोर्ट्स हैं, इसीलिए इस वजह से इतने ज्यादा ट्रिब्यूनल्स बनाए जाते हैं, फास्ट ट्रैक कोर्ट्स बनाए जाते हैं, फिर हाई कोर्ट्स हैं, फिर सुप्रीम कोर्ट्स तो हैं ही। ठीक है, ताकि केसेस और जल्दी जल्दी खत्म हो, लेकिन खत्म होने की बजाय वो बढ़ते चले जा रहे हैं उनका नंबर। तो जनसंख्या इतनी है तो क्या ही कर सकते हैं उसमें। ठीक है। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सोल्यूशन भी प्रपोज किया था। ये सुप्रीम कोर्ट के ही सोल्यूशन है और काफी अच्छा सोल्यूशन है, क्योंकि एडहॉक जजेस से क्या होता है कि रिटायर्ड जजेस को टेम्पररी बेसिस पे अपॉइंट कर दिया जाता है, स्पेशली हाई कोर्ट्स में। तो कम से कम उतने केसेस की पेंडेंसी तो इम्प्रूव हो। और क्योंकि चूंकि उन जो रिटायर्ड जजेस हैं पेंशन तो मिल ही रहा है, प्लस उनको और भी ज्यादा ये एडहॉक जज के तौर पे रहते हैं, तो उनको जज की पावर्स भी उस समय मिलती है, तो वो इन ऑन चेयर सिटिंग में रहते हैं। और जजेस रहेंगे ज्यादा तो फिर केसेस, क्योंकि अपने देश में जजेस की संख्या भी तो बहुत कम है, पर केस पे जो रिक्वायर्ड जजेस होने चाहिए उतने जज हैं नहीं, उससे कम ही है। तो इस वजह से भी एडहॉक जजेस आते हैं, तो जुडिशरी का काफी ज्यादा हेल्प होती है इससे। ठीक है। तो सिंपल वर्ड्स में ये कहें कि ये एक्सपीरियंस रिटायर्ड जजेस को जिनको वापस उनको वापस बुलाया जाता है, ताकि पेंडेंसी जो और जो पेंडेंट केसेस हैं उनको जल्दी से रिजॉल्व किया सके। ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन में अगर देख लेते हैं इसका कोई प्रोविजन है कि नहीं, तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन इस कॉन्सेप्ट को फुली सपोर्ट भी करता है। आर्टिकल 224A क्लियरली डिफाइन करता है कि हाई कोर्ट का जो चीफ जस्टिस है प्रेसिडेंट की प्रीवियस कंसेंट लेने के बाद किसी भी ऐसे पर्सन से रिक्वेस्ट कर सकता है हाई कोर्ट जज के रूप में काम करने के लिए जिसने पहले हाई कोर्ट जज का ऑफिस होल्ड किया हुआ हो। ठीक है। और ये जो अपॉइंटमेंट का प्रोसीजर होता है वो 1998 के मेमोरेंडम ऑफ प्रोसीजर में डिटेल में एक्सप्लेन किया गया है। और सुप्रीम कोर्ट में एडहॉक जजेस के बारे में देख लेते हैं उसमें क्या प्रोविजन है। तो सिर्फ हाई कोर्ट्स नहीं, सुप्रीम कोर्ट में भी एडहॉक जजेस का अपॉइंटमेंट किया जा सकता है। और आर्टिकल 127 के अकॉर्डिंग जो है सुप्रीम कोर्ट में कोरम पूरा नहीं होता है, मतलब जब जजेस की रिक्वायर्ड नंबर नहीं है तो वहां भी एडहॉक जजेस अपॉइंट किए जा सकते हैं। ठीक है। और प्रिजन रिफॉर्म्स, फिर नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं प्रिजन रिफॉर्म्स पे। और ये टॉपिक थोड़ा इंपॉर्टेंट भी है, क्योंकि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने अपने इस स्पीच अभी इस साल, मतलब 2024 वाले स्पीच में, इस साल नहीं 2024 के स्पीच में प्रिजन रिफॉर्म्स के बारे में और क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम को रिफॉर्म करने के बारे में बोला था। तो थोड़ा ये टॉपिक इसलिए भी इम्पोर्टेंट हो जाता है। हालांकि प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा ये फैक्चुअल चीजें इंपॉर्टेंट रहेंगी, मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है। तो देख लेते हैं क्या है ये प्रिजन रिफॉर्म।
में क्या दिया हुआ है। तो इसमें एक रिसेंटली मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने मॉडल प्रिजन्स मैनुअल 2016 और मॉडल प्रिजन्स एंड करेक्शनल सर्विसेज एक्ट 2023 में कुछ ग्राउंड ब्रेकिंग ब्रेकिंग अमेंडमेंट्स किए हैं। इन अमेंडमेंट्स का रीजन क्या है? तो ये अमेंडमेंट्स जो है सुप्रीम कोर्ट के सुकन्या संथा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया एंड अदर्स केसेस के अकॉर्डिंग कंप्लायंस में किए गए हैं। और सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जेल्स में कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन को एड्रेस करना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट ने इसके रिगार्डिंग क्या क्या डायरेक्शंस दिए हैं? सुप्रीम कोर्ट ने स्पेसिफिकली कहा था कि प्रिजन मैनुअल्स में जो हैबिचुअल ऑफेंडर्स का रेफरेंस है वो रिस्पेक्टिव स्टेट लॉज के लेजिस्लेटिव डेफिनेशन के अकॉर्डिंग ही होना चाहिए। अच्छा, हैबिचुअल ऑफेंडर्स क्या होते हैं? तो हैबिचुअल ऑफेंडर्स वो इंडिविजुअल्स होते हैं जिनको 5 साल के अंदर अलग अलग ऑफेंसेस के लिए मल्टीपल बार कन्विक्ट किया गया हो या सेंटेंस किया गया हो, और जिनकी जेल सेंटेंसेस जो और अपील जो है या रिव्यू में रिवर्स ना हुई। ठीक है, वो सब रिव्यू में रिवर्स नहीं हुई और वैसे का वैसे चल रहा है, तो वो उनको हैबिचुअल ऑफेंडर्स कहते हैं। मतलब एक ही गलती बार बार कर रहा है, रिपीट करता चला जा रहा है। ठीक है, तो उनको हैबिचुअल ऑफेंडर्स कानूनी टर्म है उनके लिए। अब होम मिनिस्ट्री ने क्या क्या कौन कौन से की चेंजेस इंट्रोड्यूस किए हैं? तो सबसे पहला उन्होंने जो इंट्रोड्यूस किया है वो एंटी डिस्क्रिमिनेशन प्रोविजन है। उसमें क्या है कि प्रिजन अथॉरिटीज को स्ट्रिक्टली इंश्योर करना होगा कि प्रिजनर्स के साथ उनकी कास्ट के बेसिस पे किसी भी तरह का डिस्क्रिमिनेशन ना हो, चाहे वो ड्यूटीज एलोकेशन में हो, कि जो जेल वगैरह होते हैं उनको ड्यूटी वहाँ पे ऐसे फ्री में थोड़ी बैठे रहते हैं, दिन भर बैरक में बैठे रहेंगे। उनको ड्यूटी भी करनी होती है। ठीक है, अलग अलग तरह की उनकी ड्यूटीज एलोकेट होती हैं। और उन तो वो जो ड्यूटीज एलोकेशन हो रही है तो उसमें कोई कास्ट बेस्ड के हिसाब से ना हो। ठीक है, सबको सब तरह की ड्यूटी मिले और उस ड्यूटीज का क्लासिफिकेशन हो, सेग्रीगेशन हो या प्रिजन वर्क हो, कहीं पे भी कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन ना हो। ठीक, तो कास्ट बेस्ड और हमारे कास्ट और जो कास्ट कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजंस हैं, आर्टिकल 14 हुआ, 17 हुआ, 15 हुआ, तो ये कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन को अलाउ भी नहीं करते हैं, इनको प्रोहिबिट करते हैं। ठीक है, उसके बाद में फिर नेक्स्ट जो प्रोविजन है, जो चेंज इंट्रोड्यूस हुआ है, वो मैनुअल स्कैवेंजर्स एक्ट के इम्प्लीमेंटेशन के बारे में है। प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट एज मैनुअल स्कैवेंजर्स एंड देयर रिहेबिलिटेशन एक्ट 2013 को प्रिजनर्स और करेक्शनल इंस्टीट्यूट्स में बाइंडिंग इफेक्ट दिया गया है। ठीक है, ताकि कोई भी प्रिजनर हो वो उसको डिग्रेडिंग मैनुअल स्कैवेंजिंग वर्क न करना पड़े। तो प्रिजन के बाहर तो अभी भी चल ही रहा है, तो पता नहीं प्रिजन में कितना हद तक इम्प्लीमेंट होगा, लेकिन ठीक है। उसका फिर इंडिया के प्रिजन्स के बारे में देख लेते हैं थोड़ा। कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस इसका क्या है? कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग प्रिजन्स और प्रिजन डिटेन्ड देयर इन एक स्टेट सब्जेक्ट है। ठीक है, ये याद रखना है आपको, ये स्टेट सब्जेक्ट है, सेंट्रल सब्जेक्ट नहीं है, ना ही कॉन्करेंट सब्जेक्ट है। तो इस पे स्टेट गवर्नमेंट्स ही लॉ बना सकती हैं। ठीक है, और प्रिजन का एडमिनिस्ट्रेशन, मैनेजमेंट, ये सब राज्य सरकार की रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है फिर। ठीक है, गवर्निंग फ्रेमवर्क क्या है इसमें? तो हमारे प्रिजन को मेनली तीन चार चीजें गवर्न करती हैं। एक तो सबसे पहला प्रिजन्स एक्ट 1894 का, ये ब्रिटिश एरा का लॉ है जो अब तक एक्टिव है। दूसरा रिस्पेक्टिव स्टेट गवर्नमेंट्स के प्रिजन मैनुअल्स। फिर तीसरा अभी रिसेंटली होम मिनिस्ट्री ने मॉडल प्रिजन्स एक्ट 2023 को ड्राफ्ट किया है, जो स्टेट्स के लिए एक गाइडिंग डॉक्यूमेंट रहेगा। और ब्रिटिश एरा के लॉज को अकॉर्डिंगली वो रिफॉर्म कर सकते हैं इस गाइडिंग डॉक्यूमेंट के हेल्प से, को देख करके। ठीक है, मॉडल प्रेजेंस एक्ट 2023 में स्पेशल क्या क्या है ये देखते हैं। तो इस एक्ट में पुराने लॉज जो है, द प्रेजेंस एक्ट 1894 हुआ, द प्रिजनर्स एक्ट 1900, ट्रांसफर ऑफ प्रिजनर्स एक्ट 1950, इनके जो रेलिवेंट प्रोविजंस हैं उनको रिव्यू करके एसिमिलेट कर दिया गया है। ठीक है, इस प्रिजन ये मॉडल प्रेजेंस एक्ट में। और प्रिजन रिफॉर्म, इसके बाद फिर देख लेते हैं प्रिजन रिफॉर्म्स के लिए कमिटी। ये कमिटी का ध्यान रखना आपको जरूरी है थोड़ा। अ, देखो, सबसे पहला है कई सारी कमेटी बनी, जिसमें सबसे पहला कृष्णा अय्यर कमेटी है। ठीक है, ये प्रिजनर्स के राइट पे फोकस की थी। इस कमेटी के रिकमेंडेशंस प्रिजनर्स के राइट्स पे फोकस किया गया था उसमें। ठीक है, फिर अमिताभ रॉय कमेटी बनी जिसमें प्रिजन के कंडीशंस को इम्प्रूव करने की सजेशन दी गई थी। फिर सर अलेक्जेंडर कार्ड्रू कमेटी, ब्रिटिश एरा के थे, 1919 1920 में ये बना था ये कमेटी। तो उस समय ब्रिटिश एरा में प्रिजन के जो कंडीशंस हैं उसको एग्जामिन करने के लिए बनाया गया था। फिर उसके बाद मुल्ला कमेटी बनी थी 1980 1983 में, के बीच में इन्होंने इसमें कॉम्प्रिहेंसिव प्रिजन रिफॉर्म सजेस्ट किए गए थे। काफी ज्यादा रिफॉर्म्स मेजर सजेस्ट किए गए थे मुल्ला कमेटी, ये काफी न्यूज में भी मुल्ला कमेटी
इसके डिटेल में मैं नहीं जाऊंगा। अभी तो नहीं न्यूज में, लेकिन न्यूज में रहता है, तो इसके बारे में आपको पता रहना चाहिए। अगर आप क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम पे आंसर लिख रहे हो तो ये इसका रेफरेंस भी रखोगे तो अच्छी चीज है वो। फिर सेलिएंट फीचर्स देख लेते हैं, मॉडल प्रिजन एक्ट 2023 के सेलिएंट फीचर्स क्या क्या है। परोल, फरलो और रिमेशन का डिटेल प्रोविजन देख लेते हैं क्या क्या है। परोल सिस्टम होता क्या है? तो परोल एक कंडीशनल रिलीज सिस्टम होता है जहां प्रिजनर की सेंटेंस को एक स्पेसिफिक पीरियड के लिए सस्पेंड कर दिया जाता है। और इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि परोल जो है वो फंडामेंटल राइट नहीं है, ठीक है। और मल्टीपल मर्डर्स या एंटी टेरर के लिए, यूएपीए वगैरह के लिए जो कोई अगर गया हुआ है जेल में, तो उसके अगर कन्विक्ट हैं, तो प्रिजनर्स, उन प्रिजनर्स को परोल के लिए वो एलिजिबल नहीं होते हैं, ठीक है। उसके बाद में फिर फर्लो सिस्टम के बारे में बात करें तो फर्लो मेनली लॉन्ग टर्म इम्प्रिजनमेंट के केसेस में दी जाती है। और फर्लो का जो टाइम पीरियड होता है वो प्रिजनर की टोटल सेंटेंस में से रेमिशन यानी रिडक्शन के रूप में काउंट कर दिया जाता है। जैसे मान लो अगर किसी प्रिजनर को 15 साल की सजा हुई है, ठीक है, तो 15 साल में अगर उसने 6 महीने का फर्लो उसको मिला है, बीच में एक ही नहीं, हर 3-4 साल पे मिल जाता है फर्लो, ठीक है, वो मिला है, तो फिर उस केस में उसका जो 6 महीना है वो अलग से, जैसे अगर उसको ये मिली है, क्या नाम है, परोल, तो उस केस में वो 6 महीना नहीं काउंट होगा, फिर उसको 15 साल 6 महीने की उसको सजा झेलनी पड़ेगी, क्योंकि 6 महीना उसने परोल में निकाला है। लेकिन फरलो में ऐसा नहीं होता, अगर 15 साल में अगर उसको फरलो मिला है तो 6 महीना वो काउंट होगा उसमें, ठीक है, वो 15 साल में ही आएगा, तो उसका इस सेंटेंस का मतलब ये हुआ। और ये नॉर्मली प्रिजनर्स के गुड कंडक्ट के को एनकरेज करने के लिए ये दिया जाता है, ठीक है। अच्छा, इसके रिगार्डिंग कुछ अच्छा, जुडिशियल प्रोनाउंसमेंट से पहले ये वल्नरेबल ग्रुप्स के बारे में बात कर लेते हैं। वुमेन और ट्रांसजेंडर इनमेट्स के लिए स्पेशल एकोमोडेशन का प्रोविजन है, ताकि उनकी बेटर सेफ्टी और इंश्योर की जा सके, ठीक है। फिर टेक्नोलॉजिकल इंटीग्रेशन की बात हुई है प्रिजन्स में। मॉडर्न टेक्नोलॉजी का यूज जैसे हुआ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कोर्ट्स के साथ, ठीक है, उसका फिर साइंटिफिक और टेक्नोलॉजिकल इंटरवेंशन प्रिजन में ही, ताकि मैनेजमेंट में इम्प्रूवमेंट किया सके, ठीक है। कुछ जुडिशियल प्रोनाउंसमेंट्स भी हुई हैं प्रिजनर्स राइट को लेकर के, जिसमें से एक प्रेम शंकर वर्सेस दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन 1980 का है, ठीक है। उसके बाद फिर इसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये हेल्ड किया था कि जो पैरों में भी जो चेन बांध देते थे, पहले पैरों में भी चेन बांध देते थे, हाथों में भी चेन बांध देते थे, तो सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि देर इज नो कंपल्सिव नीड टू फेटर अ पर्सन लिम्स, मतलब जरूरी नहीं है कि हर बार आप चेन बांधो ही, इसलिए देखो कई बार पुलिस वाले हाथ में हाथ बांध करके भी आते हैं, तो जरूरी नहीं है हर बार चेंज किया ही जाए उनको, ठीक है, अनटिल कोई बहुत ड्रेडेड क्रिमिनल ना हो या फिर कोई बहुत ऐसे ऐसा बड़ा कन्विक्ट ना हो, तो उसको करने की जरूरत है, लेकिन हर बार जरूरी नहीं है। तो ये इस लैंडमार्क जजमेंट, इस जजमेंट में यही बोला गया था, प्रेम शंकर वर्सेस दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन, तो इसको आपको याद रखने की उतना जरूरत है नहीं, लेकिन ठीक है, याद रहे तो अच्छी बात है। फिर शीला वर्से वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र 1983 में रिलेटेड कॉस्टिट्यूशनल वायलेंस टू वुमेन प्रिजनर्स इन जेल के रिगार्डिंग इसमें जजमेंट दिया गया था, तो ये भी उतना इंपॉर्टेंट है नहीं प्रिजनर्स पॉइंट ऑफ व्यू से, तो इसके डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, देखो। फिर नेक्स्ट केस, नेक्स्ट उस पे आते टॉपिक पे, प्रिजनर्स के राइट्स, ठीक है, ये रह गया था। तो इलेक्शन लड़ने का जो राइट है रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट प्रिजनर्स का, वो रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट 1951 की सेक्शन 8(3) के अकॉर्डिंग, अगर किसी पर्सन को 2 साल या उससे ज्यादा की इम्प्रिजनमेंट हुई, उससे ज्यादा की सजा हुई है, तो इलेक्शन नहीं लड़ सकता है, ठीक है, उसको एक सर्टेन नॉर्म पीरियड के लिए बैन कर देता है इलेक्शन लड़ने से। नॉर्मली वो शायद पीरियड 6 साल का होता है, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं, पर शायद 6 साल से 6 या 7 साल का होता है, ठीक है। और इंटरेस्टिंग फैक्ट इसका ये है कि अगर ऐसा पर्सन बेल पे भी है तो भी वो इलेक्शन नहीं लड़ सकता, ठीक है। फिर राइट टू वोट ऑफ प्रिजनर्स के बारे में देख लेते हैं। वोटिंग देने का जो राइट है वो रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट 1951 के सेक्शन 62(5) ये कहता है कि प्रिजन में कन्फाइंड पर्सन वोट नहीं दे सकता, ठीक है। और इस प्रोविजन में वो लोग भी इंक्लूडेड हैं जो इम्प्रिजनमेंट या ट्रांसपोर्टेशन की सेंटेंस के अंदर आते हैं या फिर पुलिस कस्टडी में लीगली डिटेन्ड, ठीक है। लेकिन इसके लिए एक कैविट भी है, अगर प्रिवेंटिव डिटेंशन में कोई बंदा है, कोई पर्सन है, तो वो वोट दे सकता है एज पर सेक्शन 62(5) ऑफ रिप्रेजेंटेशन पीपल्स एक्ट 1951 एंड रूल 18 ऑफ कंडक्ट ऑफ इलेक्शन रूल्स, ठीक है। तो प्रिवेंटिव डिटेंशन में कोई बंदा है तो वो वोटिंग कर सकता है।
फिर उसके बाद में हम आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, इंटर ऑपरेबल क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम ICJS 2.0। ठीक है, डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ जस्टिस। रिसेंट अपडेट ये न्यूज में इसलिए है क्योंकि अब होम मिनिस्ट्री ने नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो NCRB को 3 न्यू क्रिमिनल लॉज को ICJS 2.0 में कंप्लीट इम्प्लीमेंटेशन फैसिलिटेट करने के लिए कहा है। ठीक है, ICJS है क्या? तो इंटर ऑपरेबल क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम ICJS को सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की ई कमिटी ने कंसेप्चुलाइज किया था, और ये मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंडर एक प्रोजेक्ट के रूप में इम्प्लीमेंट हो किया जा रहा है। सॉरी डिस्टर्बेंस के लिए। तो ये मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंडर एक प्रोजेक्ट के रूप में इम्प्लीमेंट किया जा रहा है ये ICJS। ठीक है, तो इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम के डिफरेंट पिलर्स के बीच सीमलेस डेटा और इंफॉर्मेशन के ट्रांसफर को इनेबल करना। ठीक है, और एग्जाम्पल के लिए अगर देखें तो पुलिस डिपार्टमेंट का CCTNS जो क्राइम एंड क्रिमिनल ट्रैकिंग नेटवर्क एंड सिस्टम को ई कोर्ट्स और ई प्रेजेंट डेटाबेस के साथ इंटीग्रेट करना। ठीक है, उसके बाद फिर ICJS का फोकस क्या है? फोकस देखें तो वन डेटा वन एंट्री का प्रिंसिपल फॉलो करता है, मतलब डेटा एक बार एंटर होने के बाद सिस्टम के डिफरेंट पार्ट्स में ऑटोमेटिकली अवेलेबल होगा। ठीक है, मतलब एक सेंट्रलाइज सर्वर का हिसाब किताब तरह समझो, अगर लीमन भाषा की भाषा में जानना चाहो तो सेंट्रलाइज सिस्टम रहेगा, मतलब एक बार डेटा एंटर हो गया तो उसको कहीं से भी कहीं कोई भी एक्सेस कर सकता है। कोई मतलब हम आप नहीं एक्सेस कर सकते, लॉ की जो एजेंसीज हैं वो एक्सेस कर सकती हैं। ठीक है, और ये जो CCTNS को ई कोर्ट्स, ई प्रिजन्स, फॉरेंसिक लैब, फिंगरप्रिंट और प्रोसिक्यूशन जैसे जुडिशरी के पिलर्स के साथ इसको इंटीग्रेट करेगा। ठीक है, तो ये इसका फोकस है। और ICJS का इम्प्लीमेंटेशन कौन कर रहा है? इम्प्लीमेंटेशन NCRB कर रही है। ठीक है, नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर के साथ। ठीक है, उसके साथ पार्टनरशिप में। इसका टाइमलाइन भी है, फेज 1 जो इसका इम्प्लीमेंट होना है 2018 से 2022 तक में है, और फेज 2 जो होगा 2022-23 से शुरू होगा और 2025-26 तक चलेगा। ठीक है, तो इसका फिर इसका इनिशिएटिव्स फॉर लिवरेजिंग टेक्नोलॉजी इन क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम देखें तो कुछ इनिशिएटिव्स जो क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम के लिए इस्तेमाल किए जिसमें टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हो रहा है, तो एक तो है सेफ सिटी प्रोजेक्ट। ठीक है, और ये सैंक्शन हुआ था फर्स्ट फेज में 8 सिटीज में टू एड स्मार्ट पुलिसिंग, मतलब पुलिस स्मार्ट पुलिसिंग को हेल्प करने के लिए सेफ सिटी प्रोजेक्ट चालू लागू हुआ था। ठीक है, कौन से 8 सिटीज हैं? वो 8 सिटीज आप खुद चेक करो। ठीक है, स्ट्रेंथनिंग ऑफ DNA एनालिसिस यूनिट स्टेट सेंट्रल और स्टेट फॉरेंसिक लाइब्रेरी साइंस लेबोरेटरीज में DNA एनालिसिस यूनिट्स को और ज्यादा सशक्त करने के लिए ये इनिशिएटिव था। ठीक है, फिर नेशनल ऑटोमेटेड फिंगरप्रिंट आइडेंटिफिकेशन सिस्टम नाफिस। ठीक है, ये रैपिड और एक्यूरेट आइडेंटिफिकेशन इंडिविजुअल्स का हो सके इसके लिए इस्तेमाल हुआ। ये नाफिस थोड़ा न्यूज में भी था तो इसको आप थोड़ा डिटेल में पढ़ना। ठीक है, फिर कॉमन इंटीग्रेटेड पुलिस एप्लीकेशन सीपा, इसमें जो पुलिस स्टेशन के जो प्रोसेस होते हैं उसको ऑटोमेट करने के का ये इनिशिएटिव है। ठीक है, फिर इसके बाद में फिर हम आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, ई कोर्ट्स मिशन पे। ठीक है, ई कोर्ट्स है क्या? तो और ये न्यूज में क्यों है? तो यूनियन कैबिनेट ने रिसेंटली ई कोर्ट्स मिशन मोड प्रोजेक्ट के फेज 3 को अप्रूव किया है, इसलिए न्यूज में है। और ये प्रोजेक्ट जो है हमारी जुडिशरी को कम्प्लीटली डिजिटल और पेपरलेस बनाने के लिए है। ठीक है, ई कोर्ट्स प्रोजेक्ट का बैकग्राउंड देख लेते हैं। तो ये प्रोजेक्ट जो है 2007 से इम्प्लीमेंट किया जा रहा है एज अ पार्ट ऑफ नेशनल ई गवर्नेंस प्लान। ठीक है, और फेज 1 जो है 2011 से 2015 के में कंप्लीट हुआ था इनके बीच में, और फेज 2 जो है 2015 से 2023 में इम्प्लीमेंट किया गया है। और फेज 3 की कंप्लीट डिटेल्स क्या है? तो ये एक सेंट्रल सेक्टर स्कीम है जो 4 साल 2023 से 2027 के लिए चलेंगी, और फाइनेंशियल आउटले होगा इसका 7,210 करोड़ रुपए। ठीक है, इसका मेन एम होगा डिजिटल ऑनलाइन पेपरलेस कोर्ट्स को के रिजाइम को डेवलप करना, जहां कोर्ट्स रिकॉर्ड को कम्प्लीटली डिजिटाइज, जितने भी कोर्ट के रिकॉर्ड होंगे वो कम्प्लीटली डिजिटाइज्ड होंगे। ठीक है, ऑब्जेक्टिव क्या रहेगा इसका? जुडिशरी के लिए एक यूनिफाइड टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म क्रिएट करना जो कोर्ट्स, लिटिगेंट्स और अदर स्टेक होल्डर्स के बीच सीमलेस और पेपरलेस इंटरफेस प्रोवाइड करे। ठीक है, इम्प्लीमेंटेशन इसका कौन करेगा? तो हाई कोर्ट्स इस प्रोजेक्ट को इम्प्लीमेंट करेंगे, और फंड्स डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस मिनिस्ट्री ऑफ लॉ के द्वारा हाई कोर्ट्स को रिलीज किया जाता है। और ई कॉमर्स
ई कमेटी, सॉरी, ई कमेटी सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की रिकमेंडेशन पे होगा ये। ठीक है, और ई कमेटी की पॉलिसी प्लानिंग, स्ट्रेटेजिक डायरेक्शन और इम्प्लीमेंटेशन के लिए ये गाइडेंस भी प्रोवाइड करेगी, मतलब ई कमेटी सब चीज के लिए गाइडेंस प्रोवाइड करेगी। ठीक है, तो ये हो गया आपका, इम्प्लीमेंटेशन हो गया। फिर स्ट्रेटेजिक ई कमेटी क्या करेगी इसके रिगार्डिंग, वो भी हो गया। फिर कंपोनेंट्स ऑफ ई कोड फेज 3 देख लेते हैं। तो वास्ट प्लेटफॉर्म है, सपोर्ट्स सिक्योर एंड एफिशिएंट डेटा स्टोरेज एंड एसेस। ठीक है, S3WAS। ठीक है, तो इसमें ये क्या करेंगी, सिक्योर और एफिशिएंट डेटा स्टोरेज और एसेस को सपोर्ट करेंगी। ठीक है, फिर ई सेवा केंद्र, ये इलेक्ट्रॉनिक सर्विस और असिस्टेंस प्रोवाइड करेगा। ठीक है, जो भी यूजर्स होंगे उसके। फिर ई कोड फेस के ये कंपोनेंट से ध्यान रखना। ये क्लास सिस्टम क्या होगा, ये लाइव ऑडियो विजुअल स्ट्रीमिंग इन कोर्ट रूम्स की प्रोवाइड करेगा। यूट्यूब में आप देखते होंगे काफी ज्यादा स्ट्रीमिंग चलती है, तो अभी जो फैसिलिटी इस्तेमाल होती है, यूट्यूब की इस्तेमाल होती है स्ट्रीमिंग करने के लिए। ठीक है, फिर जब ये आ जाएगा तो फिर हम अपना स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म होगा, जिससे कोर्ट्स की प्रोसीडिंग्स को और स्ट्रीमिंग उनकी इन कोर्ट रूम की स्ट्रीमिंग की जा सकती है। इससे थोड़ी ट्रांसपेरेंसी बढ़ेगी, को प्रोसेस के बारे रिगार्डिंग लोगों के अंदर जागरूकता भी बढ़ेगी, प्रोसेस के कोर्ट में प्रोसीजर कैसे होता है। और जो लॉ के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए तो काफी ज्यादा बेनिफिशियल होगा ये। ठीक है, फिर अगला जो कंपोनेंट है वो स्कैनिंग और डिजिटाइजेशन का है, कि इसमें जो फिजिकल रिकॉर्ड्स को डिजिटल फॉर्मेट में कन्वर्ट करने का प्रोसेस है ये। ठीक है, फिर क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर, इसमें क्या होगा कि स्केलेबल स्टोरेज और कंप्यूटर रिसोर्सेज का इस्तेमाल करके जो स्टोरेज, क्योंकि वीडियो रिकॉर्ड होगा तो 2 MB, 10 MB, 50 MB में तो होगा नहीं, जीबी में भी नहीं होगा, वो कुछ टीबी तक जा सकता है, टीबी से भी ऊपर हाई और स्टोरेज के उसमें जा सकता है। तो उसके लिए एक स्केलेबल स्टोरेज रहे जिससे चीजें स्टोर की जा सके। ठीक है, फिर वर्चुअल कोर्ट्स की भी इसमें वो हो जाएगा, रिमोट कोर्ट रूम प्रोसीडिंग्स थ्रू डिजिटल प्लेटफॉर्म्स भी एनेबल हो सकता है कंपोनेंट, इस ई कोर्ट फेस की एक बार सही से लागू हो गया तो। ठीक है, तो यहाँ पे हम इस लेक्चर को एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।